नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अमन श्रीवास्तव। क्या आपने कभी सुना है कि कोई इलेक्शन बिना लड़े ही इलेक्शन जीत गया हो? जी हाँ, यही हुआ है। अभी इलेक्शन का माहौल है और एक से एक बेहतरीन खबरें आ रही हैं। बीजेपी के ये जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं मुकेश दलाल साहब, ये बीजेपी के हैं और इन्होंने पहला कमल खिला दिया है बीजेपी का। यानी इसका मतलब क्या है कि मुकेश दलाल साहब गुजरात की सूरत सीट से इन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल किया और अभी वोटिंग भी नहीं हुई और ये जीत भी गए हैं। ये कैसे हुआ भाई? आइए देखिए, समझते हैं। कहानी इनकी नहीं है, कहानी इन्होंने कुछ गड़बड़ नहीं करा है। इनके साथ तो और उल्टा फायदा हुआ है, गड़बड़ किया है इनके दूसरे प्रत्याशी जो है कांग्रेस के, जो इनके ऑपोजिशन में खड़े हुए थे। सारी गड़बड़ उन्होंने करी है और उनकी गड़बड़ के चक्कर में ही ये बन गए हैं वहां से एमएलए। अब कैसे हुआ? एमएलए कह रहे हैं, वहां से बन गए एमपी। अब ये कैसे हुआ समझते हैं। देखिए कहानी आई, आप देख रहे हैं बीजेपी के मुकेश दलाल रन्स अनअपोज्ड विंस सूरत लोकसभा सीट बिफोर इवन पोल्स। यानी पोलिंग इलेक्शन होने के पहले ही सूरत की लोकसभा सीट जो है ये साहब जीत गए, मुकेश दलाल साहब जीत गए। कैसे हुआ ये समझते हैं। देखिए कहानी आती है, थोड़ा सा आपको इसके लिए समझना पड़ेगा, मैं आपको टेक्निकलिटी समझानी पड़ेगी। कभी भी अगर कोई एमपी बनता है तो एमपी बनने के लिए उसको अपना नॉमिनेशन फाइल करना पड़ता है। मतलब एमपी बनने का मतलब यह है कि अगर कोई इलेक्शन लड़ता है तो पहले उसको इलेक्शन कमीशन को बताना पड़ेगा कि साहब देखिए हम हैं, हम इलेक्शन लड़ने आए हैं और हमारे पेपर्स आप समझ लीजिए, हमारे पेपर्स ये रहे, आप हमको भी इस रेस में खड़ा कर लीजिए। जब कोई व्यक्ति अपने पेपर फाइल कर देता है तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसको उसके नाम का एक चिन्ह जो है वो ईवीएम मशीन में उसके नाम का एक चिन्ह दिखना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब समझिए हुआ क्या। अब हुआ ये कि अब होता ये है ये, और ये हमारे पास में रूल्स में लिखा हुआ है। 1951 की एक्ट है सेक्शन 33। सेक्शन 33 में नॉमिनेशन कैसे भरा जाए इसके बारे में पूरी चर्चा है कि आपको क्या क्या चीजें करनी होती हैं नॉमिनेशन भरने के लिए। आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें, अगर कोई भी कैंडिडेट किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ है तो उसको अपना नॉमिनेशन भरने के लिए 10 लोगों का साइन लगता है। मतलब उसके जानने वाले 10 लोग होने चाहिए जो ये कहेंगे कि हाँ ये आदमी सही है, ये आदमी अच्छा है और ये आदमी जनता के लिए कार्य करना चाहता है, इसको यहां से इलेक्शन लड़वाया जाए। ठीक है, अगर कोई निर्दलीय उम्मीदवार होता है तो, और अगर कोई किसी दल से होता है तो उसको सिर्फ एक प्रपोजल लगता है। मतलब उसके फॉर्म पे कोई भी एक आदमी साइन कर दे कि देखिए साहब ये जो है ये आदमी, इन आदमी को हम जानते हैं और ये आदमी अच्छे हैं, इनको इलेक्शन लड़ने दिया जाए। तो कोई भी एक आदमी साइन कर दे, काम हो जाता है, उसको बोलते हैं प्रपोजर। तो देखिए यहां पर जो इनके प्रतिद्वंदी थे उनका नाम था नीलेश कुंभार। अब नीलेश कुंभार साहब कांग्रेस के थे। अब क्योंकि वो कांग्रेस के थे, एक पार्टी से थे, तो इसीलिए उनको सिर्फ एक प्रपोजर चाहिए था। अच्छा, तो मतलब एक आदमी भी उनकी एप्लीकेशन पे साइन कर देगा तो ये अग्री है कि ठीक है वो अपना नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं। अच्छा, बात आती है आप मैक्सिमम कितने नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति 4 नॉमिनेशन फाइल कर सकता है। मतलब ये बिल्कुल ऐसा है जैसे समझ लीजिए आपसे कहीं पर कुछ पेपर्स मांगे गए कि आप अपने पेपर्स का एक फोटोकॉपी करा के सेट दे दीजिए। आपने क्या किया, अरे एक सेट देने के बजाय आपने सोचा यार 4 सेट दे देता हूं, अगर धोखे से एक सेट उनसे कहीं खो जाएगा, दूसरा सेट कहीं खो जाएगा, तब भी कम से कम उनके पास 2 सेट एक्स्ट्रा रहेंगे ताकि मेरी एप्लीकेशन सेफ रहेगी। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है। इसीलिए इलेक्शन कमीशन भी कहता है देखो भाई ऐसा है, मैक्सिमम आप 4 अलग अलग प्रपोजर से आप 4 नॉमिनेशन फाइल करा सकते हो, और ताकि अगर आपका कोई पेपर रिजेक्ट हो जाए तो आप फेल ना हो जाए। मतलब इलेक्शन में ऐसा ना हो जाए कि आपको खड़े ही नहीं होने दिया गया। तो अभी नीलेश जी ने क्या किया, नीलेश जी ने 3 प्रपोजर लिए, एक अपने बड़े भाई, एक इनके बिजनेस पार्टनर और एक इनके मित्र और थे। इन 3 लोगों को अपना प्रपोजर बनाया और 3 अलग अलग नॉमिनेशन फाइल कर दिए। ठीक है, होते एक ही जगह से, सूरत सीट से ही 3 अलग अलग नॉमिनेशन फाइल कर दिए। अच्छा, रूल ये कहता है कि पहले सारे जितने भी लोग खड़े होना चाहते हैं इलेक्शन में वो जा करके अपने पेपर फाइल करेंगे, और पेपर फाइल होने के 1 हफ्ते बाद फिर उनकी स्क्रूटिनी शुरू होती है कि जो पेपर फाइल करे गए हैं वो सही है कि नहीं है, कोई सिग्नेचर गलत तो नहीं है, कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई है। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस होता है। अब समझिए कहानी क्या हुई। अब देखिए कहानी ये हुई है कि देखिए ये हैं आपके नीलेश कुंभानी साहब। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने 3 जगह से अपने नॉमिनेशन फाइल करे, जो कि एकदम सही काम था, और 3 अलग अलग प्रपोजर के साथ में फाइल करे। क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी से थे तो इनको सिर्फ एक ही प्रपोजर की आवश्यकता थी, क्योंकि किसी भी अगर आप दल के थ्रू अगर आप इलेक्शन लड़ रहे हैं तो आपको खाली एक प्रपोजर चाहिए होता है। अब इन्होंने 3 फॉर्म साइन करे
और इनके तीनों प्रपोजर्स ने क्या किया, इलेक्शन कमीशन के जो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, माने जो मेन ऑफिसर जो एक्सेप्ट करते हैं नॉमिनेशन, इनके तीनों लोगों ने एक एफिडेविट दे दिया कि भैया हमारे साइन फर्जी हैं, हमारे साइन जो इनके प्रपोजल फॉर्म पे जो हमारे साइन है ना ये फर्जी है, हमने तो ये साइन करे ही नहीं है। यानी इनके तीनों के तीनों पेपर निरस्त कर दिए गए। अच्छा, अब होता क्या है कि पेपर्स फाइल करने का एक निश्चित समय होता है, 1 हफ्ते का समय दिया जाता है और उस 1 हफ्ते के बाद में स्क्रूटिनी होती है। मतलब अगर आपका पेपर निरस्त कर दिया गया तो फिर आप दोबारा फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि समय जो होता है फाइल करने की विंडो तो ओवर हो चुकी होती है। इसीलिए 4-4 नॉमिनेशन लिए जाते हैं मैक्सिमम, कि आप 4 नॉमिनेशन कर सकते हैं, ताकि अगर कोई साइन वाइन में कोई गलती हुई तो फिर आप कम से कम आपका इलेक्शन में खड़े होना निरस्त ना हो जाए। तो इन्होंने 3 नॉमिनेशन करे। अच्छा, उस 1 हफ्ते के विंडो के अलावा आप अपना नॉमिनेशन कर ही नहीं सकते हैं। तो नॉमिनेशन करा गया, जब नॉमिनेशन विंडो खत्म हो गई, अब उसके 1 हफ्ते बाद स्क्रूटिनी होती है। स्क्रूटिनी में इनके तीनों जो प्रपोजर थे उन्होंने एफिडेविट दे दिया कि भैया हमने कोई साइन नहीं किया, हमारे साइन फर्जी हैं। जैसे ही उन्होंने अगर ऐसा बोल दिया तो इसका मतलब नीलेश साहब के तीनों नॉमिनेशन पत्र जो है वो निरस्त कर दिए गए। और जब वो निरस्त कर दिए गए और कांग्रेस ने इनसे बोला कि तुमने यार वैसी लुटिया जो है तुमने डुबा दी हमारी, हम तुमको 6 साल के लिए कांग्रेस से भी सस्पेंड करते हैं हम। और अब वहां पर उस समय सिर्फ 2 ही लोगों ने वहां पर सिर्फ 2 ही उम्मीदवार थे वहां पर। एक ये दिनेश जी थे जो कि यहां से मुकेश जी थे, मुकेश जी जो कि बीजेपी के कैंडिडेट है, और दूसरे ये नीलेश जी थे जो कि कांग्रेस के कैंडिडेट है। ये सस्पेंड कर दिए गए, इलेक्शन कमीशन ने इनका नॉमिनेशन ही कैंसिल कर दिया। क्योंकि तो अभी क्या हुआ, अब बचे इकलौते कौन, इकलौते बचे दिनेश जी और ये मुकेश जी। और मुकेश जी जो है ये अब बनेंगे वहां से आराम से अनअपोज एमपी। यानी इसीलिए कह रहे हैं कि बीजेपी के पहले एमपी ही आ गए, बिना पोल हुए, बिना एक भी वोट पड़े बीजेपी सूरत से जीत गई। तो ये है कहानी। अच्छा, अब देखिए, अब यहां ये तो हुआ पूरा माजरा क्या है आप समझ गए होंगे, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। आप समझ लें अभी तक 35 कैंडिडेट्स जो हैं ये लोकसभा इलेक्शंस अभी तक जीत चुके हैं। 1951 से लेके अभी तक 35 कैंडिडेट्स ये इलेक्शन जीत चुके हैं अभी तक अनअपोज। इसी तरीके से इलेक्शन कमीशन में वो लोग नॉमिनेशन फाइल करते हैं और वो नॉमिनेशन आगे जाकर के निरस्त कर दिए जाते हैं अलग अलग कारण से। वो कारण ऐसा नहीं होती है कि वेग कारण है, गलत कारण है, वो कारण सही होते हैं, लेकिन वो उनके निरस्त कर दिए जाते हैं और दूसरा कैंडिडेट अनअपोज जीत जाता है। 35 बार ये आज तक ये कहानी हो चुकी है। तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आपको क्या लगता है, क्या ये तरीका सही है कि एक डेमोक्रेसी में, भारत जैसी डेमोक्रेसी में, क्या किसी व्यक्ति को अनअपोज जीतना चाहिए, या एक मौका, अगर किसी का कैंडिडेचर सस्पेंड हो रहा है तो एक मौका उसको मिलना चाहिए अपनी गलती सुधारने का, या वहीं पर पेपर्स तुरंत का तुरंत चेक हो जाने चाहिए? ये क्या, इसमें क्या चीज होनी चाहिए, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और ये जो न्यूज थी इसके बारे में भी आप समझ जाएंगे कैसे, क्योंकि ये काफी राउंड ऑन सोशल मीडिया कर रही है, तभी हमने सोचा इसको आपको हम समझा दें कि ये है क्या आखिरकार। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। और जरूर बताइएगा अगर आपको इस न्यूज में क्लैरिटी आई हो तो जरूर बताइएगा कि आपको ये इसमें क्लैरिटी आई कि नहीं आई। ठीक है, धन्यवाद।